Hello students, welcome to the new video lecture of Business Research Tools. My name is Dipanti Mishra and I am teaching you first module of Business Research Tool from your syllabus. So till now we have completed few topics and we were on process of research. Okay, research process. We have completed till sixth step of this particular research process, and now in this video lecture we are going to complete the further process of the further steps of the research process. Before proceeding, let us revise once that what were the processes, what were the steps in this process. First one was formulating the research problem, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से हम पहले इस बात को फाइनलाइज करते हैं कि हमें किस एरिया में, किस फील्ड में, उस फील्ड के पर्टिकुलर टॉपिक पे हमें रिसर्च करनी है। तो सबसे पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम अपनी फाइनलाइज करते हैं। देन हमारा सेकंड स्टेप होता है एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जितने भी पुराने पर्टिकुलर फील्ड से, उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हमारे पास पहले से लिटरेचर अवेलेबल हैं अलग अलग वेबसाइट पे, जर्नल के थ्रू, उनको हम पढ़ते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से रिसर्च टूल्स यूज़ हुए थे, क्या फाइंडिंग्स थी, क्या कंक्लूजन था और उसका क्या पर्टिकुलर पाथ था उस पूरे रिसर्च का। और उसको समझते हुए फिर हम अपनी रिसर्च को एक अपनी जो हमारा रिसर्च प्रोसेस होता है उसको हम एक ब्लूप्रिंट देते हैं, उससे इंस्पायर होके, और जो गलतियां पुरानी रिसर्च में हुई रहती हैं उन गलतियों को हम अपने रिसर्च में अवॉइड करते हैं। फिर हमारा थर्ड स्टेप था डेवलपिंग द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक प्रिजम्पशन बनाना, एक पहले से रिसर्च से पहले ही एक अजम्पशन बनाना कि हमारी जो पुरानी लिटरेचर सर्वे है वो हमें ये चीज़ शो कर रही है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। इसी वजह से हमें जो हाइपोथेसिस बनाना है, हम जो चीज़ें पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं उसी के हिसाब से हम एक प्रिजम्पशन बनाते हैं और उसी प्रिजम्पशन को लेकर हम अपनी स्टडी को फर्दर कंडक्ट करते हैं, अपने रिसर्च को फर्दर कंडक्ट करते हैं। ओके, ये प्रिजम्पशन बनाने से हमें फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे रिसर्च का प्रोसेस होता है वो बिल्कुल फोकस्ड रहता है। जो हमें वेरिएबल पढ़ने हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं इस प्रिजम्पशन के थ्रू, जिसकी वजह से हम आराम से अपने उसी वेरिएबल को पढ़ते हैं और किसी ऐसे वेरिएबल को जो हमारी स्टडी से रिलेटेड नहीं है हम उस पर नहीं जाते हैं, भटकते नहीं हैं। ओके, तो थर्ड स्टेप में हमने हाइपोथेसिस बनाया। फोर्थ स्टेप में हमने रिसर्च डिज़ाइन बनाया कि हमने एक रिसर्च डिज़ाइन बना लिया कि हमें यहाँ से सैंपल कलेक्ट करना है, यहाँ पे हमें इस तरीके से अपने पूरे रिसर्च प्रोसेस को करना है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक ब्लूप्रिंट हम बना लेते हैं अपने पूरे रिसर्च प्रोसेस का। फिर फर्दर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, सॉरी, यहाँ पे हम फिर सैम्पल डिज़ाइन करते हैं। सैम्पल डिज़ाइन करने का मतलब ये होता है कि जो भी रिसर्च में हमें सैम्पलिंग मेथड यूज़ करना है, क्योंकि मैंने आपको, अगर आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर याद होगा तो उसमें आपको याद होगा कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था। मैंने आपको ये भी समझाया था कि कभी कभी हमारी रिसर्च प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, तो हम सारे उस पॉपुलेशन में जितने भी लोग होते हैं हम सबके रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम सबसे क्वेश्चनायर फिल करवा के कोई स्टडी नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं कि उसमें से कुछ सैंपल चूज कर लेते हैं, कुछ लोगों को एज अ सैंपल हम यूज कर लेते हैं और उनसे क्वेश्चनायर फिल करवा के, और उन्होंने जो हमें डेटा प्रोवाइड करवाया रहता है हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन, ये पर्टिकुलर सैंपल की तरह जिसको हमने यहाँ पे इस पर्सन को हमने चूज किया है वो पूरे इस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये समझते हुए हम उससे क्वेश्चनायर फिल करवाते हैं, उसके जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड उसको हम रिकॉर्ड करते हैं और उस पर हम अपनी स्टडी कंडक्ट कराते हैं। तो इसको हम सैम्पलिंग कह रहे हैं कि जब हम बहुत सारी पॉपुलेशन है और पूरी पॉपुलेशन की कोई स्टडी हमें करनी है तो हम उसमें से कुछ सैंपल यूज कर रहे हैं, ऐसे सैंपल, ऐसे लोग जो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से या रैंडमली हमने किसी भी पर्सन को एज अ सैंपल हम यूज कर लेते हैं उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन से, उससे क्वेश्चन आयर फिल करवाते हैं और उस डेटा से हम पूरी स्टडी को कंडक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि पैसा बचता है, टाइम बचता है, बहुत ज़्यादा डेटा हमारे पास नहीं आता है, उतना ही डेटा हमारे पास आता है जितना हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है डेटा की। तो इस पर्टिकुलर फिफ्थ स्टेप में हम डिसाइड करते हैं कि हमें सैंपल जो हमें कलेक्ट करना है उसका तरीका क्या होगा और वो किस तरीके से हमें हेल्प करेगा। इसके बाद फिर है कलेक्टिंग द डेटा, जिसमें हमने पढ़ा था कि दो तरह के डेटा होते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो जो भी हमारी स्टडी होती है,
जो भी हमारा रिसर्च होता है उसमें जैसा भी डेटा सूट करता है उस हिसाब से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें इससे पहले इस पर्टिकुलर फील्ड में स्टडी नहीं हुई है या इस टॉपिक पे स्टडी नहीं हुई है और इसका जो डेटा है वो कहीं भी अवेलेबल नहीं होगा, तो ऐसे केस में हम प्राइमरी डेटा लेते हैं। प्राइमरी डेटा का मतलब ये होता है कि आपने क्वेश्चनायर लिया और फर्स्ट हैंड डेटा जो कहीं भी किसी भी जर्नल, किसी भी वेबसाइट पे कहीं भी पब्लिश नहीं हुई होगी, वो सारा डेटा आप क्वेश्चनायर के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू कलेक्ट करते हैं जो आपके रिस्पोंडेंट होते हैं उनसे, और उसके बेसिस पे अपनी स्टडी करते हैं। और कुछ ऐसे रिसर्च होते हैं जहाँ पे आपको सेकेंडरी डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंडरी डेटा का मतलब ये है कि वो डेटा हर जगह अवेलेबल होता है, पब्लिश हो चुका है कहीं ना कहीं, किसी जर्नल में, किसी मैगजीन में, किसी वेबसाइट पे है, किसी न्यूज़पेपर में, किसी आर्टिकल में, कहीं भी वो पब्लिश हो चुका है और आप उसके थ्रू कोई उन सबको कलेक्ट करके आप अपने स्टडी को कंडक्ट कर रहे हैं। तो हमने 6th स्टेप तक अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। तो अब देखिए हमारे पास क्या क्या काम हो चुका है हमारे रिसर्च प्रोसेस में। हमने research problem find out कर लिया, we have found the particular area, the topic where we are going to conduct the research. Then in second step we have studied each and every literature related to that topic which is already present in various website, article, journals. Okay, then according to that literature that we have studied related to that topic, we form a hypothesis or we form a presumption, and accordingly we design the blueprint of our whole research, that this is how the research is going to happen, these are the steps, these are the things that we are going to do in this particular process. Then we determine that what kind of sample we require to collect data in this particular research process, and accordingly we choose a uh, appropriate sample designing technique. We choose a technique through which we can collect sample, and then we start collecting the data. After the collection of data there comes a step execution of project. तो अब तक हमने क्या किया, हमने हमने एक ब्लूप्रिंट बनाया था, हमने जो हमारा फील्ड है उसको हमने फाइंड आउट किया था जिसमें हमें रिसर्च करनी है, ये सब काम हमने अभी तक किया था। अब हमें क्या करना है, ये जो सारी काम हमने, ये जो सारा आइडिया था, ये जो सारी चीज़ें जो अभी तक हम स्टडी कर रहे थे हमें किस तरीके से कंडक्ट करना है, अब उसके एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया है। क्योंकि आपने कितनी भी प्लानिंग की हो, अगर आपने एग्जीक्यूशन नहीं किया अपने उस प्लान का, कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, execution of the project is a very important step in research process. If the execution of the project proceeds on correct line, the data to be collected would be adequate and dependable. तो आपने यहाँ पे जो भी आपको रिसर्च के प्रोसेस आपने पहले से डिज़ाइन कर रखे हैं, जो भी आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, जो भी डेटा आपको रिक्वायरमेंट है, उस डेटा को एडिक्वेटली अच्छे से सफिशिएंट अमाउंट में कलेक्ट करना और सही टाइम पे बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सा क्वेश्चनायर फिल करवाना, और उस क्वेश्चनायर के लिए उसको कैसे कलेक्ट करना है इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेना, ये सारा काम आपने एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट में किया। मतलब कि जितनी भी चीज़ें अभी तक आपने प्लान की थी ये सारा काम आपने अब तक कर लिया है। Then comes eighth step where we have to analyze the data. अब हमें यहाँ पे डेटा को एनालाइज करना है। अभी तक हमने सोचिए, अगर आप एक तरीके से इसको सीक्वेंस की तरह समझिए, तो हमें रिसर्च करना है तो हमने सबसे पहले वो सब्जेक्ट चूज़ किया जहाँ पे हमें जिस फील्ड में हमें रिसर्च करनी है, वो टॉपिक चूज़ किया। उसके बाद हमने जितना भी उससे रिलेटेड पहले जितनी भी लिटरेचर अवेलेबल है हमने उसको पढ़ा, उसके बेसिस पे हमें एक आइडिया मिला और उसके बेसिस पे हमने एक हाइपोथेसिस फॉर्म किया। हाइपोथेसिस फॉर्म करने के बाद जब हमें समझ में आ गया है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल ये है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है, तो उसके हिसाब से हमारा जो रिसर्च का पूरा प्रोसेस है वो किस तरीके से चलेगा, ये आप जब समझ गए हैं तो इसके हिसाब से आपने अपना रिसर्च पूरा डिज़ाइन कर लिया। डिज़ाइन करने के बाद जो आपको सैम्पल चाहिए होगा जिससे आपको डेटा कलेक्ट करना है, अब आपको ये बात भी बहुत क्लियरली समझ में आ गई है, तो आपने डिज़ाइन कर लिया कि आपको किस तरीके से सैम्पल कलेक्ट करना है। फिर आपने सैम्पल कलेक्ट करना स्टार्ट किया, डेटा कलेक्ट करना आपने स्टार्ट किया, और उसके बाद उसको बहुत ही सिस्टमैटिक क्वेश्चनायर के फॉर्म में प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू आपने सारे डेटा को कलेक्ट कर लिया और स्टार्ट कर दिया प्रोसेस एग्जीक्यूशन का। अब जब आपके पास डेटा आ गया है, आपको पता है आपको क्या एनालाइज करना है, आपको पता है आपको अपनी स्टडी को किस तरह
तरफ ले जाना है, आपके पास हाइपोथेसिस है, तो आप क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस में क्या आता है, जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चनर फिल करवाया, क्वेश्चनर फिल करके आपके पास आया, उसके बाद अब आपको उसको प्रॉपर टैबुलर फॉर्म में करना है, कैटेगरीज में डिवाइड करना है, कैटेगराइज करना है, टैबुलेट करना है, और इसके हिसाब से जो भी डेटा आपके पास है उसको आपको कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल होगा जो हमारी इस स्टडी को सबसे ज़्यादा सूट करेगा, उस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल टूल को चूज़ करके हमें अपने डेटा को एनालाइज करना स्टार्ट करना है। ओके, तो हम यहाँ पढ़ भी लेते हैं। आफ्टर द डेटा हैज़ बीन कलेक्टेड द रिसर्चर रिटर्न्स टू द टास्क ऑफ एनालाइजिंग देम। नाउ द डेटा हैज़ बीन ऑलरेडी कलेक्टेड, so the researcher starts analyzing these data. Now, the analysis of data requires a number of closely related operations such as establishment of categories. I have already explained you that once the data has been collected, the first step that researcher do is to categorize these data, to tabulate them, to categorize the raw data, then tabulate and then draw the statistical inferences through various statistical tools, through applying various statistical tools, and these statistical tools provide you with the result and you draw inference from this data. Analysis work after tabulation is generally based on the computation of various percentages, coefficients, etc. by applying various well-defined statistical formula. So what happens is that I have told you that we analyze that which statistical tool will be best suited for this research process, for this particular study. अब अगर हम मान लीजिए कोई ऐसी साइंटिफिक टाइप की कोई अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें लैब चाहिए होगा, एक टेम्परेचर चाहिए होगा, प्रेशर कुछ पर्टिकुलर चाहिए होगा, उसके बीच में हम एक्सपेरिमेंट करके उसका एनालिसिस हम करेंगे। बट अगर हम कोई सोशल साइंस से रिलेटेड स्टडी अपनी कर रहे हैं, तो हमें कोई ऐसा एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर नहीं चाहिए होगा, बस हमें उसे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना है, हमें उसमें परसेंटेज, रिग्रेशन, कोएफिशिएंट और ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। ओके, नाउ अब आपने यहाँ पे एनालाइज कर लिया है डेटा को और इन्फेरेंस अपना डिराइव कर लिया है। नाउ नाइन्थ स्टेप इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब यहाँ पे आई थिंक आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हाइपोथेसिस क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई आपसे पूछे कि हाइपोथेसिस क्या होता है, तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो हाइपोथेसिस को बहुत अच्छे से डिफाइन करती हैं। टेस्टेबल प्रेडिक्शन या प्रिजम्पशन, ओके, ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि अगर हम लेमेंस लैंग्वेज में बात करें तो हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है। तो हाइपोथेसिस क्या होता है कि जैसे हम जब कोई टॉपिक चूज करते हैं पढ़ने के लिए, तो उससे रिलेटेड हमारे पास प्रीवियस पहले से जितने भी डेटा अवेलेबल हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे पता करना है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन लेवल कितना है। ओके, तो हमें ये चेक करना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय कितना खुश है, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन से कितना है। तो अब हम क्या करेंगे, सेटिस्फैक्शन लेवल अमंग एम्प्लॉयज, इससे रिलेटेड जितनी भी स्टडी पहले हो चुकी है, जो अलग अलग रिसर्च पेपर्स आ चुके हैं, जो अलग अलग आर्टिकल्स हैं, जर्नल्स पब्लिश हुए हैं, न्यूज़पेपर में चीज़ें पब्लिश हुई हैं, इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि जब हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें समझ में आता है कि पुराने जो रिसर्चर हैं उन्होंने अपने रिसर्च को कैसे कंडक्ट किया था, उन्होंने किस तरीके से अपने सारे स्टेप्स को कैरी ऑन किया था। हम उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें आइडिया मिलता है कि अच्छा, जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, कभी कभी बहुत ही नॉर्मल सा सेटिस्फैक्शन लेवल होता है। इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। आपको पता चलता है कि उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स थी उनके रिसर्च में, आपको वो चीज़ें मॉडिफाई करनी है क्योंकि आप अपनी रिसर्च को हमेशा बेटर चाहते हो। अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च पहले हो चुकी है तो हर हाल में आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है ना कि आपकी रिसर्च अच्छी हो, उनसे उनसे ज़्यादा अच्छी हो और थोड़ी सी उनसे एडवांस लेवल की हो, वरना तो आपने वही पुरानी रिसर्च करके रख दी, कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो अब आपने क्या किया, अब आपने पहले के सारे लिटरेचर आपने पढ़े और उसके हिसाब से आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई। अब आप एक हाइपोथेसिस फॉर्म करते हो। हाइपोथेसिस का मतलब एक स्टेटमेंट होता है, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में हाइपोथेसिस होता है, जो आपके पुराने लिटरेचर सर्वे जो आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड किया है, वो सारे के सारे लिटरेचर सर्वे के हिसाब से एक
स्टेटमेंट फॉर्म करता है और उसी के हिसाब से आपको अपनी स्टडी को कंडक्ट करना है। मान लीजिए कि हमने ये देखा कि जो एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन लेवल है वो, चलिए मान लीजिए हम बैंकिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि द सेटिस्फैक्शन लेवल among employees of banks is not very high. Most of them are dissatisfied. और हमने पढ़ा कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रीज़न होते हैं कि उनको इतना डिससेटिस्फैक्शन होता है, बहुत वर्कलोड होता है और बहुत ही ज़्यादा डेडलाइंस होती हैं, बहुत टारगेट्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो उन्होंने हमने डिटेल में पढ़ा। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं जो सेटिस्फैक्शन लेवल है उनका वो कम है। तो अब हमें आइडिया मिला पुरानी लिटरेचर को सर्वे करके, तो हमने क्या किया कि एक स्टेटमेंट फॉर्म कर लिया। द सेटिस्फैक्शन लेवल अमंग एम्प्लॉयज इज नॉट अप टू द मार्क, या द सेटिस्फैक्शन लेवल अमंग एम्प्लॉयज इज नॉट गुड। अब हमने एक स्टेप, एक प्रिजम्पशन, एक हाइपोथेसिस हमने फॉर्म कर लिया। अब हम जब स्टडी अपनी आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं तो हम अपनी हाइपोथेसिस को हमेशा ध्यान में रख के उसके हिसाब से क्वेश्चन आयर बना के और उसके हिसाब से हम डेटा कलेक्ट करके चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस अभी तक फॉर्म किया है वो हमारा जो डेटा है वो उसको सपोर्ट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। उसके हिसाब से हमारी जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है। अगर एक्सेप्ट हो गई तो इसका मतलब जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब कि द सेटिस्फैक्शन लेवल अमंग एम्प्लॉयज इन द बैंकिंग इंडस्ट्री इज क्वाइट लो। और ये भी हो सकता है कि हमारी जो डेटा है वो कुछ और बता रहा है। जब हमने क्वेश्चन आयर फिल करवाया, जब हमने लोगों से हर पॉइंट पे मतलब उनका व्यू लिया, तब हमने देखा कि डेटा तो कुछ और ही शो कर रहा है। द सेटिस्फैक्शन लेवल अमंग एम्प्लॉयज इज क्वाइट हाई। तो अब हमारा जो हाइपोथेसिस था वो रिजेक्ट हो गया, वो गलत प्रूव हो गया। तो ये आपका पूरा हाइपोथेसिस होता है, एक प्रिजम्पशन होता है, एक स्टेटमेंट होता है जिसके आसपास आपका पूरा का पूरा रिसर्च घूमता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका पूरा का पूरा रिसर्च होता है। ओके, अब इसको हम पढ़ते भी हैं, क्या है ये। द हाइपोथेसिस इज अ स्पेसिफिक टेस्टेबल प्रेडिक्शन। हमेशा ये टेस्टेबल होता है। कभी भी आप ऐसा हाइपोथेसिस नहीं बनाते हैं जिसको आप कभी टेस्ट ही नहीं कर सकते हैं। आपका हाइपोथेसिस हमेशा ऐसा होना चाहिए जो टेस्टेबल हो, आप डेटा कलेक्ट कर पाएँ जिससे आप चेक कर पाएँ कि आपका हाइपोथेसिस को वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो a hypothesis is a specific testable prediction. It describes in concrete terms what you expect will happen in certain circumstance. Example, जैसे देखिए यहाँ पे एक हाइपोथेसिस बनाया है। हाइपोथेसिस क्या है? If not studying lowers test performance and I do not study, then I will get a low grade on the test. ओके, अब ये एक आपका हाइपोथेसिस बन गया है कि लाइक इफ आई स्टडी लेस और इफ आई डू नॉट स्टडी आई विल गेट लो ग्रेड। अब ये आपको अलग अलग स्टूडेंट से क्वेश्चन आया फिल करवाया जाएगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाएगा कि उनको क्या लगता है कि क्या ऐसा है कि जो डेटा वो जब वो नहीं पढ़ते हैं तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो लो हो जाता है, ऐसा करके। और फिर बाद में इसी हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करेंगे कि वो डेटा जो हमने कलेक्ट किया है बाकी के स्टूडेंट से, वो हमारी हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं सपोर्ट कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे सेकंड हाइपोथेसिस दिया, आई थिंक दिस वन इज क्वाइट इजी। ड्रिंकिंग शुगरी ड्रिंक्स डेली लीड्स टू ओबेसिटी। ओके, मतलब कि जो शुगरी ड्रिंक्स होती हैं ये जब आप डेली डेली ड्रिंक करते हो तो इससे ओबेसिटी आती है और आप मतलब वेट गेन करते हो, फैट हो जाते हो। तो अब ऐसे केस में अब ये आपने एक हाइपोथेसिस बना लिया, ये हाइपोथेसिस हो गई हमारी। अब हम इसको टेस्ट करेंगे, लोगों से क्वेश्चन आया फिल करवाएंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, या हो सकता है हम ऑब्जर्व करें ऐसे लोगों को जो बहुत ही शुगरी ड्रिंक्स लेते हो डेली बेसिस पे, और उसके बेसिस पे हम चीज़ों को चेक करें, टेस्ट करें, अपने हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करें। अब हो सकता है कि ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही हो, और हो सकता है ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो सकता है कि द रीजन बिहाइंड ओबेसिटी इज नॉट ओनली ड्रिंकिंग शुगरी ड्रिंक्स, but it is because of laziness, it is because of being less active, yeah, it is because of getting less involved in physical activities, in sports etc. कुछ भी रीजन हो सकता है, तो वहां पे हमारा जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ
A hypothesis is used in an experiment to define the relationship between two variables. The purpose of a hypothesis is to find the answer to a question. So basically आपका जो hypothesis होता है दो variable के बीच में relationship दिखा रहा है. For example यहाँ देखिए ये है आपका शुगरी ड्रिंक, ओके, और ये है आपका ओबेसिटी. ये एक वेरिएबल हो गया और ये दूसरा वेरिएबल हो गया. और एक वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट होता है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको कोई अफेक्ट नहीं कर पाता है, वो अपने हिसाब से बढ़ता या कम होता है. और दूसरा ओबेसिटी, जैसे ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. क्या कहा जा रहा है इसमें, जब आप शुगरी ड्रिंक लेते हो डेली बेसिस पे तो वो आप में फैटनेस बढ़ाता है, ठीक है, वो आपको फैट बनाता है. तो जो ओबेसिटी है दैट इज डिपेंडिंग ऑन ड्रिंकिंग शुगरी ड्रिंक्स. तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंड कर रहा है आपके शुगरी ड्रिंक पे. और जो शुगरी ड्रिंक है वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है. हो सकता है किसी में लेस शुगर हो, किसी में ज़्यादा शुगर हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है. तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हाइपोथेसिस होता है वो दो वेरिएबल्स, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, दोनों के बीच में रिलेशनशिप शो करता है. ओके, एंड द बेसिक पर्पस ऑफ हाइपोथेसिस इज टू फाइंड आंसर टू अ क्वेश्चन. ये भी तो एक क्वेश्चन है कि क्या ऐसा है, ये भी तो एक क्वेश्चन है कि क्या ऐसा है. तो बेसिकली हाइपोथेसिस क्या होता है, किसी क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए होता है. After analyzing the data as stated above, the researcher is in a position to test the hypothesis, if any, he had formulated earlier. Do the facts support the hypothesis or they happen to be contrary? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब हमने डेटा ले लिया, हमने डेटा को टैबुलेट कर लिया, एनालाइज कर लिया, तो हम टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस को कि जो हमारा हाइपोथेसिस बना था वो हमारा जो डेटा है वो उस हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है कि रिजेक्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि रिजेक्ट कर रहा है. ओके, hypothesis testing will result in either accepting the hypothesis or in rejecting it. If the researcher had no hypothesis to start with, generalizations established on the basis of data may be stated as hypothesis to be tested by subsequent researches in time to come. So let me tell you that there are certain research where hypothesis is not required, जहाँ पे hypothesis नहीं बन सकते हैं. हो सकता है पहली बार इतिहास में वैसी कोई स्टडी हो सकता है हिस्टोरिकल रिसर्च हो आपका, या कोई ऐसे टाइप का रिसर्च हो जिसके बेसिस कि उसमें कभी पहले से कोई लिटरेचर पब्लिश ही नहीं हुआ, इसकी वजह से आप कोई हाइपोथेसिस उसमें बना ही नहीं पा रहे हो. तो ऐसी भी रिसर्चेज होती हैं जहाँ पे हाइपोथेसिस नहीं बनते हैं. और अगर हाइपोथेसिस बना है तो आप उसको टेस्ट करते हो, वो एक्सेप्ट हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है, और उसके बेसिस पे आप रिजल्ट जो है वो निकालते हो, अपने जो आपने रिसर्च किया है उसका रिजल्ट डिराइव करते हो. नाउ नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल रिपोर्ट. अब आपने क्या कर लिया, आपने डेटा को बहुत ही अच्छे से एनालाइज कर लिया, आपने डेटा को इंटरप्रेट कर लिया. अब आपका क्या काम है, अब आपका काम है कि आप उसको रिपोर्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करो. क्योंकि अभी तक जो भी आप काम कर रहे थे वो बहुत ही टेक्निकल था. आप पुरानी रिसर्च को पढ़ रहे थे, आप एक हाइपोथेसिस बना रहे थे, उसको उसके लिए आप डेटा कलेक्ट कर रहे थे, अलग अलग स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई कर रहे थे उस पर रिसर्च जो आपका रिजल्ट है वो डिराइव करने के लिए. तो अल्टीमेटली अब यहाँ पे आप उसको एक बहुत ही प्रेजेंटेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हो, सो दैट जो इंसान उस स्टडी से इन्वॉल्व नहीं भी है वो भी जब उसको पढ़े तो उसको अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए. So finally, the researcher has to prepare the report of what has been done by him. Writing of report must be done with good care, keeping in view the following. The layout of the report should be as follows: the preliminary pages, the main text, and the end matter. So basically, what a report constitute of, you will study this in fourth unit of this particular subject and in very detail. Right now, I am telling you कि जो basic layout होता है report का वो क्या होता है. तो पहले क्या होता है, सबसे पहले किसी भी रिपोर्ट में जो भी स्टैंडर्ड रिपोर्ट आपकी बनती है उसमें क्या होता है, एक आपका प्रिलिमिनरी पेजेस का सेक्शन होता है, एक आपका मेन टेक्स्ट का सेक्शन होता है, और एक आपका एंड मैटर होता है. प्रिलिमिनरी पेजेस में आपका जैसे कि आपने कोई डिस्क्लेमर दे रखा है, आपने कोई एक्नॉलेजमेंट दे रखा है, जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट होता है, कोई सर्टिफिकेट लगा रखा है कि ये रिसर्च इनके अंडर में हुई है या ऐसा कुछ भी. तो ये सारे आपके प्रिलिमिनरी पेजेस में आते हैं. देन कम्स द मेन टेक्स्ट. मेन टेक्स्ट में आपका जो होता है वो ये सारी चीज़ें होती हैं कि what is the research problem, how many hypotheses you have formed, what are the data that you have collected,
and how have you tested all these hypotheses with the help of those data, and what conclusion you have derived, and what are the findings that you have found in through this particular research process. So you have to present, you have to write all those things in main text. And then comes the end matter. end matter का मतलब ये होता है कि अब आपने रिसर्च अपनी सारी चीज़ें उसमें शो कर दी, एंड में आपने बिब्लियोग्राफी दिखा दिया, रेफरेंसेस दिखा दिया, जहाँ जहाँ से आपने ये सारे जो डेटा हैं उसको कोट किया है, और बिब्लियोग्राफी दिखा दी। इसके अलावा आप अगर आपने कोई क्वेश्चन आयर यूज़ किया था तो उसकी भी एक कॉपी आपने लास्ट में लगा दी। तो ये सारी चीज़ें आप एंड मैटर में लगा देते हो। The report should be written in a concise and objective style in simple language, avoiding vague expressions such as it seems, they may be, and the like. Like you don't have to be confused. You have to be very clear and specific while presenting anything, while presenting any point in the research project. So you can't say that it seems like the conclusion is this, or there may be chances that this. You can't say that. You have collected the data, you have found the hypothesis, and now you have finally tested the hypothesis, and therefore you have a result, you have a fix, you have a clear result. So you have to be very specific, very concise, and very objective while presenting the research objective, like whatever objective you wanted to achieve through this particular research process. You have to present it in this particular project very clearly. Now, charts and illustrations is the main part, is the in the main report should be used only if they present the information more clearly and forcibly. So if there is requirement of any kind of chart and illustrations, you have to present them. अगर ज़रूरी है तो ही, और बहुत ही clearly आपको present करना है. Calculated confidence limit must be mentioned, and the various constraints experienced in conducting research operations may as well be stated. तो अब यहाँ पे देखिए कॉन्फिडेंस लिमिट का मतलब, ऑल्दो ये आप बहुत ही अच्छे से क्रिटिकल वैल्यू के थ्रू पढ़ेंगे आगे के अपने आने वाले चैप्टर्स में, बट स्टिल आप ये समझ लीजिए कि कभी भी कोई रिसर्च आपकी 100% करेक्ट नहीं हो पाती है। इतना कुछ करने के बाद भी कभी भी कोई रिसर्च को आप 100% क्लेम नहीं कर सकते कि ये रिपोर्ट, हमारी जो ये स्टडी है, ये रिसर्च है, ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। कभी भी आप ये बात नहीं कह सकते हैं। मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन आया फिल करवाया, जो रिस्पोंडेंट है वो ह्यूमन है, जो रिस्पॉन्स कलेक्ट करते हैं वो ह्यूमन है, तो एरर होना बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस सी बात हो जाती है। तो इसी वजह से आप हमेशा ये एक मार्जिन लेके चलते हो कि हो सकता है हमारे रिसर्च में इतना परसेंटेज का प्रॉब्लम या इतने परसेंटेज की इनएक्यूरेसी हो सकती है। तो आप वही आपका कॉन्फिडेंस लिमिट होगा कि आप वहाँ पे मेंशन करोगे अपने रिपोर्ट में कि इसमें इतना परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी या इतना परसेंटेज ऑफ इनएक्यूरेसी हो सकता है। उसको आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना होता है अपने रिपोर्ट में फाइनली, एंड अल्टीमेटली आपका जो रिसर्च का पूरा प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। Okay, so before ending the video lecture, let us go through the steps. रिसर्च प्रॉब्लम आपने फॉर्म किया, इससे रिलेटेड जितने भी पुराने रिसर्च लिटरेचर थे उसको आपने पढ़ा, उसके बेसिस पे एक हाइपोथेसिस फॉर्म किया, और अल्टीमेटली आपने एक रिसर्च डिज़ाइन बनाई। अब उस रिसर्च डिज़ाइन बनाने के बाद आपको पता है कि वो सैम्पल हमें कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, इसको आपने डिज़ाइन किया, डिटरमाइन किया, और फाइनली आपने डेटा को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही आपने डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया, आपने प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट कर दिया। इसके बाद आपने एनालिसिस ऑफ डेटा किया, एनालाइज किया आपने डेटा को, फाइनली आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, हाइपोथेसिस को आपने टेस्ट किया, और उसके बाद आपने जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन किया। हाइपोथेसिस को आपने टेस्ट कर लिया, उसके बाद जो उसका कंक्लूजन निकलता है, स्टैटिस्टिकल टूल्स जो आपने अप्लाई किया है वो आप यहाँ पे करते हो। जो जनरलाइज्ड फॉर्म में जो आपका रिजल्ट आता है उसको आप प्रेजेंट करते हो। जो आपने हाइपोथेसिस को टेस्ट किया है तो उसमें एक्सेप्ट किस बेसिस पे कौन सा डेटा है जो उस आपके हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहा है, किस डेटा के बेसिस पे आप उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें इंटरप्रेट करके प्रेजेंट करते हो, और फाइनली आप एक रिपोर्ट बनाते हो, और इस रिपोर्ट में जो भी आपने चीज़ें फाइंड आउट की हैं उसको सबको प्रेजेंट करते हो, और फाइनली आपका रिसर्च प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है। तो रिसर्च प्रोसेस एक बहुत ही लेंदी, बहुत टाइम टेकिंग और बहुत ही डिटेल्ड प्रोसेस होता है। कोई भी काम आप यहाँ पे थोड़ा सा या हल्के में नहीं कर सकते हैं, और इसी वजह से जो रिसर्च होती है प्रॉपर किसी भी चीज़ की, उसकी गारंटी होती है, उसमें जो रिजल्ट्स आते हैं उसको बहुत ही सीरियसली कंसिडर किया जाता है। ओके, सो दिस वॉज द एंड ऑफ रिसर्च प्रोसेस।
topic from this particular chapter. In the next video lecture, we'll cover the further topics of this particular unit. Till then, thank you.